ट्वेल्थ क्लास बच्चों, जो हम लोग का लेसन चल रहा है ट्वेल्थ में, वो है हमारा किरचॉफ्स लॉ। उसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि हम सेलों को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। आपने रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन देखा था कि हम सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ सकते हैं, उसी तरीके से सेलों को भी हम सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से सेलों के कॉम्बिनेशन के भी दो पार्ट हुए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। इसमें हमने क्या किया, जैसे ये मेरा एक सेल है, इसका पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, तो मैंने इसके नेगेटिव को सेल के दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और ऐसे ही दूसरे सेल के नेगेटिव को मैंने क्या किया, तीसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और इस तरीके से मैंने n सेल्स को सीरीज़ में जोड़ा। और जो पहली सेल का पॉजिटिव है और जो लास्ट सेल का नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में मैंने एक ही रजिस्टेंस और एक की जोड़ दी। ठीक, अब ये मेरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया कि एक के बाद एक नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ा हुआ है। ठीक, तो इनका जो विद्युत वाहक बल है एक सेल का, वो हमने मान लिया E है। इसको मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF शॉर्ट में लिखा है, ये विद्युत वाहक बल है। ठीक, तो जब आप सीरीज़ में जोड़ते हो तो आपने बच्चों ये रेजिस्टेंस वाले इसमें देखा था कि इनमें जो वोल्टेज होता है वो हमारा रेजिस्टेंस हमारा जुड़ जाता है, तो वोल्टेज भी हमारा जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E प्लस E n टर्म्स तक होगा, तो ये क्या हो जाएगा NE। उसी तरीके से कुल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स, क्योंकि आपने n सेलों को जोड़ा है। तो ये R प्लस R जब आप करोगे, R प्लस R ये कहाँ तक करोगे, n टर्म्स तक करोगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, NR के बराबर हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो मेरा NR हो गया, और एक हमने कैपिटल R वायर रेजिस्टेंस भी जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा NR प्लस R। तो जो परपथ में धारा होगी I, ओम के लॉ से क्या होता है V/R, हमारा V यहाँ जो है वो विभवांतर हमारा NE है, और टोटल रेजिस्टेंस हमारा NR प्लस R हो गया। जो धारा I होगी वो NE/NR प्लस R के बराबर होगी। ठीक, अब इसमें दो केस हैं। पहला केस क्या है कि अगर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है, बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तो क्या होगा, क्योंकि ये कम है इसको हम छोड़ सकते हैं, तो ये मेरा रह गया NE/R। और E/R हमारा क्या है, एक सेल से प्रवाहित धारा, क्योंकि E हमारा वोल्टेज है और R हमारा क्या है, प्रतिरोध। तो विभवांतर अपन प्रतिरोध धारा होती है, यानी कि एक सेल से प्रवाहित धारा। ठीक है, तो जो इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर एक सेल से प्रवाहित धारा लिख सकते हैं, तो ये n गुना हो गया, n टाइम्स हो गया। ठीक, इसका मतलब इस समय जो करंट होगी हमको n टाइम्स बढ़कर मिलेगी। कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम होगा, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा, उस केस में हम इस R को छोड़ सकते हैं, क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है, तो ये NE/NR हो गया, n से n कट जाएगा, तो ये एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन तभी हमको लाभकारी होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम हो, तभी हम इन सेलों को सीरीज़ में जोड़कर करंट का मान बढ़ा सकते हैं। बच्चों, अभी हमने आपको ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का वीडियो भेजा, इसमें हमने यही चीज़ बताई कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है, तभी हम इन सेल्स को सीरीज़ में जोड़कर धारा का मान बढ़ा सकते हैं। ठीक, और जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, तो एक सेल जितनी करंट देगा वही सेल सारी करंट देगी, तो इन सेल्स को सीरीज़ में जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन सेल्स को सीरीज़ में जोड़ने का फ़ायदा तभी है जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका एक्सटर्नल से कम हो। अब इसके बाद बच्चों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसी प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया कि सारे सेल्स के पॉजिटिव को एक तरफ जोड़ा और सारे सेल्स के नेगेटिव को एक तरफ जोड़ा, और उनके बीच में भी हमने एक रेजिस्टेंस और एक की लगाई। ठीक, अब चूँकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इन सब का जो EMF होगा वो सेम होगा, तो जो नेट EMF होगा वो हमारा E हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, हम नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका R है, इसका R है, इसका R है, और ये पैरेलल में जुड़े हैं,
तो नेट रजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 1/r' हमारा नेट इंटरनल रजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो 1/r प्लस 1/r प्लस ये कहाँ तक होगा, ये हमारा n टर्म्स तक होगा, यानी कि n/r हो गया। तो r' की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा r/n। तो टोटल रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये मेरा आंतरिक प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध ये है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे यानी कि r/n प्लस r। नेट करंट क्या हो जाएगी, E/r/n प्लस r, यानी कि विभवांतर अपन धारा प्रतिरोध होता है वो कर दिया हमने, यहाँ एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया और n को ऊपर पहुँचा दिया। अब इसमें भी बच्चों आपके दो केस हैं। पहला केस क्या है, फिर से वही चीज़, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से कम है, अगर r की वैल्यू इससे कम है तो इसको छोड़ दो, n से n कट गया, E/r, और ये एक सेल से मिलने वाली करंट हो गई। तो जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से कम होता है और आप उनको अगर पैरेलल में जोड़ दोगे तो एक सेल जितनी करंट देगा सारे सेल मिलकर उतनी करंट देंगे। तो इस समय इन सेल्स को पैरेलल में जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको करंट तभी बढ़कर मिलेगा जब आप इनको सीरीज़ में जोड़ोगे। ठीक। दूसरा केस, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से ज़्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा है, तो इस NR को हम छोड़ सकते हैं, Ne/r हो गया, और E/r क्या है, एक सेल से मिलने वाली धारा कितने गुना बढ़ गई, n गुना बढ़ गई। तो जब हमारा आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा होगा तो उनको आप पैरेलल में जोड़कर करंट का मान बढ़ा सकते हो, और जब आपका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होगा तब आप उनको सीरीज़ में जोड़कर, हमने सीरीज़ में जोड़ा है ना, सीरीज़ में जोड़कर करंट का मान बढ़ा सकते हो। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से कम है और हमें करंट का मान बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, तो हमको सीरीज़ में जोड़ेंगे, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है और हमें करंट का मान बढ़ाना है तो हम उनको पैरेलल में जोड़कर करंट का मान बढ़ा सकते हैं। 12th क्लास बच्चों, हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में वैभवमापी क्या होता है और वो किस सिद्धांत पर काम करता है, इस पर बेस्ड वीडियो भेजा था। ठीक है, आज हम वैभवमापी के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो उपयोग है इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल भी आपके कोर्स में है। तो सबसे पहला है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, कि कैसे हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना वैभवमापी के द्वारा कर सकते हैं। बच्चों इसमें क्या करते हैं हम कि दो सेल लेते हैं, एक लैग्रांजी सेल और एक डैनियल सेल। ठीक, और ये हमारी होती है बैटरी। तो लैग्रांजी सेल, डैनियल सेल और बैटरी, इन तीनों के पॉजिटिव सिरों को एक पॉइंट A से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद बैटरी B के नेगेटिव सिरे को हम कुंजी की सहायता से रेजिस्टोड से जोड़ते हैं, और रेजिस्टोड के दूसरे सिरे को हम पोटेंशियोमीटर के सिरे B से जोड़ते हैं। अब इधर क्या करते हैं हम, जो हमारे लैग्रांजी सेल और डैनियल सेल के नेगेटिव सिरे हैं उनको टू वे की बच्चों कैसी होती है, टू वे की हमारी इस तरीके की होती है। इस तरीके से आपके ये ऐसे 3 हुक बने होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक पॉइंट हमारा यहाँ होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो लैग्रांजी सेल है उसका एक नेगेटिव यहाँ जोड़ते हैं, डैनियल सेल का नेगेटिव यहाँ जोड़ते हैं, और जो बीच वाला पॉइंट होता है इससे हम जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर। ये हो गया लैग्रांजी सेल और ये डैनियल सेल का नेगेटिव। इससे हम जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में हम तार जोड़कर बनाते हैं जॉकी। ठीक, तो बच्चों ये तुम्हारा हो गया कनेक्शन, कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। अब इसको करते कैसे हैं बच्चों, करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से ये जो की है, इन दोनों कीज़ को पहले लैग्रांजी सेल को सर्किट में डालते हैं। सबसे पहले सर्किट चेक करते हैं। सर्किट कैसे चेक करते हैं, जॉकी के पहले तार को यहाँ टच कराइए और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखिए किस साइड में जा रहा है। फिर B पॉइंट पर इधर सबसे नीचे के तार पर टच कराइए और डिफ्लेक्शन देखिए कि किधर जा रहा है। ठीक, अगर अपोजिट जा रहा है तो कनेक्शन आपका सही है, और नहीं जा रहा तो आप कनेक्शन एक बार चेक करिए, और कनेक्शन अगर सही जुड़ा है और तब भी नहीं जा रहा तो इस रेजिस्टोर से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक,
अब इसके बाद आप क्या करोगे, हर तार पर तार को टच कराओगे और जिन दो कंटिन्यूस तारों पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा, इन दोनों तारों में किसी एक तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति को निकालोगे। शून्य विक्षेप की स्थिति मतलब ऐसा दो तारों में से कोई एक ऐसी जगह, इन दो तारों में से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होगा। उस पोजीशन को हम यहाँ पर निकाल लेंगे और माना उस समय तार की लंबाई हमारी क्या है, L1 है। तो जो हमारा विद्युत वाहक बल होगा E1 वो किसके बराबर हो जाएगा, KL1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डैनियल सेल को सर्किट में डालेंगे। ये हमने लैग्रांज सेल के लिए पहले किया, फिर की को यहाँ लगा दोगे तो डैनियल सेल सर्किट में आ जाएगा और ये प्रोसीजर दोबारा करेंगे और फिर हम E2 = L2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर E2 = KL2 निकाल लेंगे। तो बच्चों अभी हमने इस सर्किट के लिए क्या किया, लैग्रांज सेल के लिए सेल का विद्युत वाहक बल निकाला E1 = KL1 और ऐसे डैनियल सेल के लिए विद्युत वाहक बल निकाला E2 = KL2। ठीक, अब क्या करोगे, इस इक्वेशन 2 का इस इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दीजिए। तो राइट साइड का लेफ़्ट का लेफ़्ट में होगा, राइट का राइट में होगा। तो क्या E1/E2 = KL1/KL2। इस K से K कट जाएगा तो फॉर्मूला हमारा आ गया L1/L2 और L1 और L2 की वैल्यू आप प्रैक्टिकली स्केल से पढ़ लोगे। तो यहाँ पर हम L1 और L2 की वैल्यू को रखकर लैग्रांज सेल और डैनियल सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल बच्चों आपका कोर्स में भी है, इसलिए सर्किट डायग्राम को ध्यान से अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में बना लीजिएगा। जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपसे पूछेंगे कि कैसे होगा। अभी मैंने प्रोसीजर बताया है कैसे होगा, कैसे हम कनेक्शन करते हैं। पहले हम कनेक्शन जो सर्किट डायग्राम दिया है इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तीनों सेल के पॉजिटिव को एक सिरे पर जोड़ते हैं, ठीक। फिर सेल के ये जो ड्राई सेल है इसके नेगेटिव को रेजिस्टर के एक सिरे से जोड़ते हैं और दूसरा सिरा पोटेंशियोमीटर के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। और ये जो सेल के नेगेटिव है इनको 2 वे की के 2 पॉइंट से, ऐसे 3 पॉइंट की में दिए होते हैं। तो यहाँ लैग्रांज सेल जोड़ देते हैं, यहाँ डैनियल सेल और यहाँ जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर का तार, ठीक है। एक तार यहाँ जोड़ेगा गैल्वेनोमीटर का, दूसरा तार दूसरे सिरे पर जोड़ेगा। ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, ठीक। दूसरा तार गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे पर जुड़ेगा और जुड़ के क्या बनाएगा, जॉकी। फिर आप चेक करिए सर्किट सही है या नहीं। कैसे, यहाँ टच कराइए और यहाँ टच कराइए और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखिए, अगर अपोजिट जा रहा है तो सही है और फिर L1 और L2 की वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। बच्चों इसी तरीके से विभव मापी का हम किस में यूज़ करते हैं, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी हम विभव मापी का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये हमारा विभव मापी है, ये हमारा लैग्रांज सेल है, ये हमारा ड्राई सेल है, ये धारा नियंत्रक है, ये प्रतिरोध बॉक्स है, ये कुंजी है और ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि सर्किट में दिखाया गया है। बैटरी के पॉजिटिव सिरे को और लैग्रांज सेल के पॉजिटिव सिरे को A से जोड़ना, बैटरी के नेगेटिव सिरे को धारा नियंत्रक के एक सिरे से जोड़ना और दूसरे सिरे को पोटेंशियोमीटर के B सिरे से, ठीक। फिर लैग्रांज सेल के पॉजिटिव सिरे को आप रेजिस्टेंस बॉक्स के एक पॉइंट पर जोड़ना, दूसरे पॉइंट को की से जोड़ना और की को सेल के नेगेटिव से जोड़ना और उसी नेगेटिव से एक तार गैल्वेनोमीटर से जोड़ेगा और दूसरा तार क्या बनेगा, हमारा जॉकी बनेगा। इस तरीके से आपका ये कनेक्शन होगा। अब ये बच्चों काम कैसे करेगा, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कुंजी K2 को निकाल देंगे। जब आप K2 को निकाल दोगे तो ये सर्किट हमारा काम नहीं करेगा, खाली ये सर्किट काम करेगा। और उसके बाद हम पहले और आखिरी तार पर लगाकर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखते हैं कि अपोजिट जा रहा है या नहीं। अगर अपोजिट जा रहा है तो फिर हम इस पर शून्य विक्षेप की स्थिति को निकालते हैं, मतलब एक ऐसी पोजीशन निकालते हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, 0 पर सुई हो, और उस लेंथ को हम स्केल से पढ़ लेते हैं, ठीक। तो हमने माना ये लेंथ अगर L1 है तो उस समय जो, क्योंकि आपने कुंजी को निकाल दिया है, आप सेल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा उस समय जो भी वो आएगा वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल E क्या हो जाएगा, KL1, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसमें कुंजी K2 को लगा देना और फिर से हम शून्य विक्षेप की स्थिति को निकालेंगे।
हमने माना वो लंबाई उस शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए तार की लंबाई हमारी क्या आती है, L2 आती है। ठीक है, तो इस समय अब जो भी विभवांतर है वो हमारा क्या होगा, जो L2 होगा वो विभवांतर को बताएगा, सेल के टर्मिनल विभवांतर को बताएगा। तो जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है हमारा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए बच्चों, यहाँ ये हमारी इक्वेशन 1 थी जब सेल का विद्युत भागफल हमने निकाला था, जब इस कुंजी को हमने निकाल दिया था और सेल हमारा खुले परपथ में था। जब हमने कुंजी को लगा दिया या सेल हमारा बंद परपथ में आ गया, सेल को हम यूज़ करने लगे, उस समय सेल का टर्मिनल विभवांतर हमारा V हो गया और V इज इक्वल टू होगा KL2, इक्वेशन 2 हो गई। अब 2 से हमने 1 में डिवाइड किया तो E/V की वैल्यू हमारे पास आ गई L1/L2, ये आपने पहले भी किया था। इसके बाद आप लोगों ने पिछले वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू होता है E-IR। IR को इधर ले जाओ, V को इधर ले जाओ तो E-V हो गया। V को कॉमन ले लो, जब V को आप कॉमन लोगे तो यहाँ V नहीं है, ये डिवाइड में चला जाएगा, माइनस V/V कट जाएगा तो ये आ गया 1। और ये V क्या है, क्योंकि टर्मिनल विभवांतर है तो इसे हम I/R लिख सकते हैं। विभवांतर V बराबर I/R होता है, जहाँ R क्या है, सेल का प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ R क्या है, सिरों के बीच में प्रतिरोध। I से I कट जाएगा तो फॉर्मूला हमारा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। और यही आपका प्रैक्टिकल भी है, कोर्स में है बच्चों, इसलिए सर्किट डायग्राम को आप प्रैक्टिकल कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा।